अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की सरजमीन गुज़िश्ता कई दहाइयों से दहशतगर्दी के तूफान का सामना करती आई है। कभी ये जंग अफगान सरहदों से लाई गई और कभी इसे फिरका वारियत के शोलों ने भड़काया और कभी बैरूनी कुव्वतों की साजिशों ने इस आग को हवा दी। पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की एक नई और शदीद लहर का सामना कर रहा है। दहशतगर्द हमेशा महज चंद वाकयात नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म और तवील मयाद हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसका मकसद पाकिस्तान को दाखिली तौर पर गैर मुस्तहकम करना, रियासती इदारों पर अवामी एतमाद को कमजोर करना और मईशत को तबाही की दहलीज पर लाना है। दहशतगर्दी की इस लहर के पसे पर्दा अवामिल में दाखिली मुहर्रिकात अपनी जगह मौजूद है, मगर इस आग को भड़काने वाला सबसे बड़ा हाथ भारत का है, जो अरसा दराज से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर मुदाखलत करता आया है। दहशतगर्दी में भारत का किरदार महज इल्जाम नहीं बल्कि दर्जनों सबूतों के साथ एक तस्लीम शुदा हकीकत है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने बलोचिस्तान और कराची में अपने नेटवर्क्स के जरिए ऐसी साजिशें रचाई जिनका मकसद पाकिस्तान को दाखिली तौर पर गैर मुस्तहकम करना है। कुलभूषण यादव जैसे जो भारतीय जासूस है, उसका एतराफी बयान भारत के इस घिनौने खेल को बेनकाब कर चुका है। भारत का तरीका वारदात क्या है कि वो दहशतगर्द तंजीमों को माली, अस्करी और लॉजिस्टिक सहूलत फराहम करता है। अफगानिस्तान में मौजूद जो भारतीय कौंसल खाने हैं वो बरसों से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों के अड्डे बने हुए हैं और यही वजह है कि अफगानिस्तान से मुल्हिका सरहदी इलाकों में सबसे ज्यादा खूरेजी देखने को मिली। क्या यह महज इत्तेफाक है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ज्यादातर हमलों की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान की सरजमीन से हुई, जहां भारत अपने कदम जमाए बैठा था? अलमिया यह है कि आलमी ताकतें दहशतगर्दी के मामले पर दोगले मयारात अपनाती हैं। जब भारत में मामूली सा वाकया हो तो पूरी दुनिया हमदर्दी बरसाने लगती है, लेकिन पाकिस्तान में दर्जनों मासूम जानों के ज़िया पर ये जो दुनिया है गूंगी बहरी बन जाती है। इसकी बुनियादी वजह भारतीय लॉबिंग और मगरबी ताकतों के साथ इसके मुआशी मफादात हैं। आलमी इदारे भी दहशतगर्दी को रोकने के बजाय अक्सर भारत के झूठे बयानिए को हवा देते हैं ताकि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात को मुल्क के सियासी इंतशार से अलग नहीं किया जा सकता। सियासी कुव्वतों की जो बाहमी चपकलिश है, इसने दहशतगर्दों को मजीद जुर्रत दी है। जब सियासी तबका इक़्तिदार की जंग में मसरूफ हो और अवामी मसाइल पर से पुश डाल दिए जाएं तो दहशतगर्दी को जड़ पकड़ने का मौका मिलता है। भारत इस कमजोरी को बखूबी जानता है और इस पर खेलता है। यूं पाकिस्तान में दाखिली बेहिसी और भारतीय मुदाखलत एक दूसरे के लिए ईंधन का काम करते हैं। अच्छा, भारतीय मीडिया जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा को इस कदर महारत से फैलाता है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को ही दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार देने की कोशिश करता है। भारतीय फिल्मों की बात कर लें, ड्रामों की बात कर लें, पाकिस्तान को विलन बनाकर पेश किया जाता है सोची समझी साजिश के तहत, ताकि आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ नफसियाती फजा कायम हो। और पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी का खात्मा उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक रियासत दो महाजों पर बैक वक्त जिद्दोजहद ना करे। एक अंदरूनी इस्लाहात यानी सियासी इस्तेहकाम, अदालती निज़ाम की मजबूती, तालीम और मुआशी मौके की फराहमी दहशतगर्दी के दाखिली मुहर्रिकात का खात्मा करेगी। और खारिजी साजिशों का तोड़ भारत की मुदाखलत को आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए जारहाना सफारतकारी, सख्त सरहदी निगरानी और इलाकाई ताउन नागुज़ीर है। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी महज दाखिली कमजोरियों का नतीजा नहीं बल्कि भारत की एक मुनज़्ज़म और तवील मयाद पॉलिसी का हिस्सा है। भारत अपने मज़मूम अज़ाइम के तहत पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए दहशतगर्द गिरोहों को इस्तेमाल कर रहा है। इस खूरेज खेल के मुकाबले में सबसे बड़ी ढाल और सबसे मजबूत कला पाक फौज है। हमारी अफवाज ने ऑपरेशन राह रास्त, राह निजात, ज़रब अज़्म और रद्दुल फसाद जैसे बेशुमार ऑपरेशंस के जरिए दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को तोड़ डाला है। हजारों जवानों ने अपनी जानों का नजराना देकर वतन के हर कोने को महफूज बनाया। कभी बर्फ पोश पहाड़ों पर मोर्चा जन होकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया, कभी वादियों में दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए और कभी शहरों की गलियों में अपनी जान हथेली पर रखकर अवाम को सुकून का सांस दिया। पाक फौज की ये जिद्दोजहद सिर्फ बंदूक की गोली या तोप के दहाने तक महदूद नहीं रही बल्कि एक मुकम्मल हिकमत अमली के तहत लड़ी गई जंग है। इस जंग में कौम की हिमायत और शोहदा के खानदानों के सब्र ने भी अहम किरदार अदा किया है। ये कुर्बानियां तारीख के सुनहरी औराक पर रकम हो चुकी हैं। ये वतन एक अमानत है, शोहदा का ख्वाब है और पाक फौज की कुर्बानियों का सदका है। ये सरजमीन रहती दुनिया तक गवाही देगी कि ये मट्टी सदा सुरखरू है और रहेगी, क्योंकि इसके बेटे अपनी जानें हथेली पर रखकर वतन का परचम सरबुलंद रखते हैं। पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने खून से ये अहद लिख दिया है कि ये वतन रहेगा, इसका परचम लहराता रहेगा, दहशतगर्दी की तारीख राहें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान ज्वाइन करेंगे मुझे जनरल जाहिद महमूद साहब ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया जनरल जाहिद साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, अभी जो दहशतगर्दी के पैर दर पे वाक़यात हो रहे हैं और ये बढ़ते चले जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो अब अभी इनको पिस्पाई का सामना करना पड़ा भारत को, उस जिल्लत का, रुसवाई का, शर्मिंदगी का ये बदला लेना चाह रहे हैं?
जी डॉक्टर साहब देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त एक बड़ी सीरियस किस्म की एप्लीकेशन हुई है पाकिस्तान पे। इस पूरे एक्चुअली पाकिस्तान पे वो सो कॉल्ड बिहेवियर चेंज लाना चाहते हैं हम्म। वो, और पॉलिसी कैप्चुलेशन चाहते हैं जी। हम्म। पॉलिसी कैप्चुलेशन किस चीज की चाहते हैं कि हम कश्मीर से हट जाएं, हम हम्म। अपने न्यूक्लियर से हट जाएं, हम अपने कश्मीर की जो मूवमेंट है उसको जो मॉरल पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहा है पाकिस्तान वो ना करे, और एक सबसर्विएंट स्टेट बनकर है। हम्म। पाकिस्तान एक मरे हुए हाथी की तरफ वो चाहते हैं, प्लाइंट स्टेट चाहिए, और हमें वो बेसिकली एक इम्प्लोजन की तरफ ले जाना चाहते हैं। हम्म। ये तो उनके अज़ाइम पहले भी थे। ठीक है। अच्छा, उसके लिए जब उन्होंने हाइब्रिड जब इस्तेमाल करते हैं, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी में रह के अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके, हम्म। पहले वो हाइब्रिड क्वर्जन करते रहे, अब हाइब्रिड वॉर भी उन्होंने मुकम्मल तौर पर फुल अग्रेसिव मोड में हमारे सिंपल टर्म्स में आके छेड़ दिए। अच्छा, पहले तो जब तक हाइब्रिड में रहे तो कुछ ना कुछ वो स्लो पेस पे अपने मकासद हासिल कर रहे थे, लेकिन बीच में उन्होंने कन्वेंशनल का इस्तेमाल किया, जो उन्होंने ऑपरेशन संदूर लॉन्च किया। ठीक। फीलिंग दिस के अंदर से एक आग लग जाएगी, पाकिस्तान के अंदर से हालात बदल जाएंगे, और बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में आग लग जाएगी। पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, अवाम बिल्कुल अफवाज से दूर हो जाएगी, और ये जो इम्प्लोजन जिसका मैंने पहले जिक्र किया है वो हमें अचीव हो जाएगी। यहाँ तदबीरें हो गई उल्टी सारी जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम्म। पाकिस्तान की नेशन ने एज अ नेशन नेशनल रिजॉल्व के साथ, यूनिटी के साथ, डिफेंस डिफेंस और पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हुए आपने रिस्पॉन्ड किया और एक शिकस्त दी उनको। ऑफ कोर्स उसकी हजीमत है, बट उन्होंने अब जो डाइवर्ट किया है, ये जो आई मीन जो अटेंशन किया हाइब्रिड में विद इकोनॉमिक्स, पैसा भी पंप इन बहुत किया है, और अफगानिस्तान की न सिर्फ सरजमीन बल्कि उनकी गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो काबुल में एक वॉर की प्रोडक्शन की हुकूमत है। हमारा सही। बदनसीबी है कि हमने इन लोगों को बहुत सपोर्ट किया, इनके लिए अपने अपना सोशल स्ट्रक्चर सब कुछ तबाह कर लिया जी इस अफगानिस्तान की वजह से, और इन इन मुजाहिदीन कम तालिबान की वजह से, जिसका अफसोस हमें सारी जिंदगी तो रहेगा। हम जनाब जितने साहब, सॉरी मर्जी मैं आपकी बहाने बात काट रही करते हूँ, रहे। ये जो अभी हमने फैसला किया कि इनकी वापसी के लिए हाजरीन थे, जिसमें मेरे ख्याल से हमने देर कर दी, हम पहले ये फैसला कर सकते थे, आपको लगता है कि उस फैसले के बाद के भी ये असरात है कि दहशतगर्दी की लहर में इजाफा हुआ? जी, बॉर्डर्स बंद हैं, इकोनॉमिक ट्रेड हो नहीं रहा, इलीगल स्पेक्ट्रम के ऊपर सख्ती है। जब पाकिस्तान ने फैसला किया कि पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट बनना है, मुहाजिरीन की वापसी हो हाँ। रही है, लॉ फेयर के नीचे इनको लाया जा रहा है, तो हम्म। ये इनको तकलीफ हो रही है। इनको एक फ्रेजाइल ओपन पाकिस्तान चाहिए जिसमें वो जिस मर्जी किस्म का खिलवाड़ कर सके जी, टेक्टिकल, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, सोशल, पॉलिटिकल, आई मीन कि वो जो मर्जी है इसको ना एक बनाना रिपब्लिक जैसे बड़ी हो। तो अभी जब स्टेट ने फैसला किया है कि नो मोर जोक विद दिस स्टेट, पाकिस्तान अब ये ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा, ये मुश्किल वक्त है, आई एम श्योर कि ये इंशाल्लाह गुजर भी जाएगा। बट हम्म। हैविंग सेड दैट, आई थिंक पाकिस्तान के सीरियस चैलेंजेस है, और इसको हमने करना है। और ये फिर एप्लीकेशन इसीलिए बड़ी है जी, उनका तो ये सारा बिजनेस ऑफ द लाइफ खत्म हो गया ना, और वो रहना चाहते हैं टेररिज्म की इकोनॉमी के साथ रिलेटेड, और क्या करें। अफगानिस्तान के अंदर मुझे बताएं और क्या एक्टिविटी हो सकती है, हम्म। ना कोई ज़रई मुल्क है, ना कोई इंडस्ट्रियल मुल्क है, ना अच्छा, कोई और बिजनेस है। हम ऐसी सिचुएशन में मजीद क्या कर सकते हैं? जो फैसले किया आप इनके साथ जरा स्ट्रिक्ट रहे, एंड वी हैव टू हम्म। क्रिएट दी अलायंसेस जी, रीजनल अलायंसेस। देखें, कोई भी दुनिया की कोई ताकत, चाहे अमेरिका है, हम्म। चाहे पाकिस्तान है, चाइना है, कोई भी फॉर दैट मैटर ताकत वॉर के जरिए, फ्रिक्शन के जरिए मसाइल को हल नहीं कर सकती। 20 ईयर्स की एप्लीकेशन है इंडिया की, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स की इन अफगानिस्तान, इन्हीं तालिबान इन्हीं के खिलाफ क्या हुआ एंड में? पुअरली क्राफ्टेड विड्रॉल, शिकस्त ही समझें, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी मान रहे हैं, लेकिन जाना शिकस्त सब ही है। साथ आप ये भी तो ऐड करें ना, देखिए ये भी इस पे भी ज़रा रोशनी डालिएगा कि उस शिकस्त के बाद जो उन्होंने अपना पैसा भी वो कहते हैं ज़ाया किया, वक्त भी ज़ाया किया, और वो अपनी शिकस्त को खुद एडमिट भी करते हैं, फिर वो जदीद किस्म का असलहा वहाँ छोड़ के चले गए, और वही असलहा अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जा रहा है अफगानिस्तान की जानिब से। जी बिल्कुल, देयर वो इज अ कहते हैं हमें मेथड वेपन्स बिहाइंड अपने दिस वापस लेने मैडनेस। हैं, लेकिन सर अभी तो नहीं ले सके ना, और वो यूज़ हो रहे हैं धड़ाधड़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में। ये बड़े हमने चीजें सुनी है कि अफगान सोसाइटी को, या इस तरह के जो सोसाइटीज होती हैं, जो उनको डी वेपनाइज किया जाएगा, इट इज हम्म। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के हम्म। लिए, अपने अपने आप को मॉरली हम्म। थोड़ा सा बेहतर पेश करने के लिए है। क्योंकि तो फिलहाल तो आई वो थिंक वेपन्स दिस इज, इस्तेमाल हो रहे हैं टेररिज्म की कार्रवाइयों में। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग डॉक्टर साहब, कि ये जो हम छोड़ के गए, ये वेपन अमेरिकन यहाँ पे छोड़ के गए, दिस वाज अ नेटोज विड्रॉल। मेरा माइंड बिल्कुल नहीं ये मानता कि देयर वाज नो रीजन ऑफ बिहाइंड दिस लीविंग दीज वेपन्स लाइक दिस। हाँ, हाँ। उस रीजन के साथ ही ये छोड़ के गए। ये एक क्योटिक क्यास रखना चाहते हैं इस रीजन के बीच में, जहाँ पे चाइना मौजूद हो, जहाँ पे हम्म। रशिया मौजूद हो, जहाँ पे पाकिस्तान मौजूद हो।
तो उस वक्त तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इनका पार्टनर था ना, सो कॉल्ड ये जो वॉच डॉग इंडिया है वो पार्टनर था। वो तो अभी आके हालात चेंज हुए हैं, इनको समझ आई है कि ये तो शरेड निकला है, एक जिसको मैं वॉच डॉग समझता वो तो स्ट्रे डॉग निकला है, वो किसी काम का नहीं निकला। तो अब इन्वायरमेंट हैज चेंज। अब शायद उनको अंदाजा हो रहा हो कि हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक, क्योंकि वरना तो इसी स्टेट के डिस्पोजल पे छोड़ गया था कि वेपन्स मैं छोड़ जाता हूँ, बाकी आप इसको प्रॉक्सी को जो है वो उसको स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज तरीके से इंडिया ने इसको हम्म। वेज करना था पाकिस्तान के खिलाफ, और चाइना के साथ सिमरिंग एनवायरनमेंट रखनी है ठीक ताकि है। उसमें जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसको रोका जाए। तो देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट, ये ऐसे नहीं छोड़ के चले गए। अच्छा, एक जन से बड़ी बहस होती है, आपसे भी अक्सर लोग बात करते होंगे कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दों के टेररिस्ट के ठिकाने हैं, डायरेक्ट वहाँ जाके स्ट्राइक की जा सकती है, जिस तरह इसराइल स्ट्राइक्स कर रहा है फ़लस्तीनियों को, जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है मासूम फ़लस्तीनियों को। यहाँ पे तो हम तो दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं ना, जो ठिकाने इनके अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के हैं। तो इस तरह की कोई ऑप्शन देखी जा सकती है? पास्ट में पाकिस्तान ने किया भी है एज अ हम्म। ऑप्शन। अगर आप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हैं तो यस, पाकिस्तान के मौजूदा पास ये हालात के ऑप्शन तनाजुर में बिल्कुल। अगर मैं जानना चाहूँ तो। डॉक्टर साहब देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल राइट रखता है जी। हम्म। पाकिस्तान इज अ सॉवरन कंट्री, हम्म। और हम पूरा हक रखते हैं कि उस जगह के खिलाफ ऑपरेशन करें। अब करना ना करना है समथिंग एल्स, हम्म। लेकिन हम हक भी रखते हैं, कैपेसिटी भी रखते हैं, हम्म। कैपेबिलिटी भी रखते हैं, और पास्ट में हमने दिखाया है कि हम विल भी रखते हैं। अगर ठीक। हम इंडिया को लड़ सकते हैं तो ये, अगर क्योंकि ये लड़ाई अभी हमारे ऊपर ये नहीं है कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है फ्रिक्शन में जाना, पाकिस्तान की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं, हमारे ख्वाहिश है अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी में। ऑफ कोर्स जब हम स्ट्राइक करेंगे तो स्टेबिलिटी फिर खराब होगी जी, पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशनशिप खराब होंगे। और ऑलरेडी ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या पीपल लाइक तालिबान की जो हुकूमतें हैं, जो बाय प्रोडक्ट हैं वॉर का, उनको तो ये फ्रिक्शन वाली इन्वायरमेंट चाहिए, उनको तो लेकिन कासस जनरल मलाई साहब, ये चाहिए, दे नीड ताल्लुकात एन चले आप एनिमी। खराब करने की बात करें जनरल जाहिद, लेकिन हम वार्निंग पे वार्निंग कितनी बार देंगे? अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया कि आप पाकिस्तान में से और खवारिज में से किसी एक को चूज कर लें। पैगाम पे पैगाम तो हम दिए जा रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, ये जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस है ये अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा जरूरी है। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही कोई एक्शन ही ना करें। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का ये मतलब है कि आप पैरेलल चांस हर एक को, डिप्लोमेसी को, पॉलिटिक्स को और मिलिट्री, तीनों चांसेस अवेल करते रहते हैं। यू कीप गिविंग देम द विंडो ऑफ एग्जिट, कि वो इस स्ट्रेटेजी से जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जो इंडिया के साथ मिलके वो कर रहे हैं अपनी जाती गेन्स के लिए, इट इज नॉट द स्ट्रेटेजी फॉर द इवन पीपल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोग तो खुद बेचारे विक्टिम हो रहे हैं जी। तो आई थिंक इस पेशेंस के साथ चलना होगा। यस, पाकिस्तान बिल्कुल हक रख। कश्मीर का मसला हम काफ़ी देर से हाईलाइट कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे। ट्रंप साहब ने मीडिएटर के किरदार की पेशकश की थी ये वॉर के दिनों में। तो उसके बाद अब हम इस प्रॉपर तरीके से इस मसले को मजीद हाईलाइट कर सकते हैं। दूसरा, इंडिया के हवाले से हम तो बारहा कह चुके हैं कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है ये। इनके एजेंट्स हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। कुलभूषण जीता जागता सबूत है। अभिनंदन जब आया था वो एक बहुत बड़ा सबूत है। अब इंडिया खुद भी एक्सपोज हो रहा है दुनिया की नज़र में। तो इस टाइम पे हमारे लिए मुकदमा कितना आसान हो गया। आसान तो मैं नहीं कहूंगा, मुकदमा तो मुश्किल ही रहता है। उसकी वजह यह है कि एक एक नैरेटिव है, एक इंटरनेशनल एक ओपिनियन है पाकिस्तान के बारे में, वो चेंज बहुत हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आसान या मुश्किल से ज्यादा यह है कि कितना सच पे बेस्ड पे आपका नैरेटिव किया है जी पास्ट में, और अभी सच के ऊपर जिसको पूरी दुनिया ने माना है। वरना लोग, आपको पता है इंडिया के हक में बहुत सी स्टेटमेंट्स आ जाया करती थी। तो अभी एक मेरे ख्याल में साउथ अमेरिका से एक मुल्क ने किसी ने किया है प्रॉब्ली, और एक अफगानिस्तान के काबुल ने उनके हक में स्टेटमेंट दिया, दैट्स इट। तो इतना बड़ा इंडिया, तो पाकिस्तान का चूंकि नैरेटिव सच है, ये बार बार हमें उठाना पड़ेगा। इससे अच्छा ये उन चंद अच्छे मौकों में से है जिसके ऊपर पाकिस्तान ये मुद्दा बार बार उठाता रहेगा, लोगों को बताता रहेगा। क्योंकि जो आज आप एक डिप्लोमेटिक फील्ड में स्टेप लेते हैं ना डॉक्टर साहब, आप उसके फ्रूट्स में आपको 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बाद, ये नॉर्मल एक डिप्लोमेसी के एक सर्कल होता है जी, वो आ रहे होते हैं। जैसे अभी आप देखें बीएलए का हम कब से चीख रहे हैं कि एंटी पाकिस्तान वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इतने अरसे के बाद फिर जाके अमेरिका ने उसको बैन किया है जी। कॉन्स्टेंटली दीज आर इवॉल्विंग, आई मीन कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग एक प्रोसेसेस होते हैं, इसमें हमने रखना ही रखना। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो हमने ऑलरेडी नुकसान उठाया उनके इस मकरू चेहरे को दुनिया को ना बता के, लेकिन अब दुनिया के सामने आ चुका है। अच्छा, फिर उनकी जो हिब्रस अप्रोच है वो भी सामने आ चुकी है। अब वो गुस्सा इसी तरीके से या तो प्रॉक्सी वार से कर सकते हैं या क्रिकेट के कैप्टन से हाथ ना मिला के कर सकते हैं। बाकी वो अपनी जो मिलिट्री शिकस्त है वो 6-0 ही रहेगी। अब सारी जिंदगी का ये लेबल मोदी साहब के चेहरे पर लगा दिया गया, 6-0।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी जनरल साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात के बाद और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे जौहर सलीम साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जनरल जाहिद महमूद साहब को आप सुन रहे थे, अभी मुझे ज्वाइन किया जौहर सलीम साहब ने। बहुत शुक्रिया जौहर साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। जौहर साहब, अचानक से दहशतगर्दी के जो वाकयात में इजाफा हो रहा है पै दर पे, आपको क्या वजह समझ आ रही है? और भारत की जो प्रॉक्सी वॉर है, अब ये किसी से ढकी छुपी नहीं है, आप कैसे समझते हैं कि इसका हम खात्मा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एकदम जो है हम देख रहे हैं कि बहुत जो है ना शिद्दत आ रही है इसमें दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में। और बिल्कुल ये कोई ढकी बात नहीं है। बहुत अरसे से हिंदुस्तान की एक पॉलिसी है जिसको उन्होंने ऑफेंसिव डिफेंस का नाम दिया हुआ है। ये अजीत दोवल का ये एक डॉक्ट्रिन था। और ये ऑफेंसिव डिफेंस जो है, ये नाम नहाद जिसको ये कहते हैं, वो क्या है? वो ये है कि जी वो प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान को, जिसको वो कहते हैं, ब्लीड करेंगे। तो प्रॉक्सीज कौन है? वो प्रॉक्सीज यही दहशत गर्द तंजीमें हैं जिनको प्रॉक्सीज कहते हैं। तो इनको फंडिंग भी करते हैं, असला भी देते हैं, इंटेलिजेंस इनको भी प्रोवाइड करते हैं। तो डायरेक्टली भी करते हैं और फिर अफगानिस्तान के थ्रू भी पहले ये होता था। एक जमाने में आपको याद होगा उन्होंने कितने ज्यादा कॉन्सुलेट वहां पे बनाए हुए थे, जबकि वहां पे कोई हिंदुस्तानी शहरी नहीं रहते थे, और वो कॉन्सुलेट्स का मकसद ही ये था। अभी खैर उनके कॉन्सुलेट्स तो नहीं है उस तरह से, लेकिन अभी भी बिलवास्ता बिलावास्ता इन सारी प्रॉक्सीज के थ्रू पाकिस्तान में ये कार्रवाइयां जो सी हैं उसको बिल्कुल फरोग देते हैं। अब जहां तक अब दूसरा जो है वो रुख हिंदुस्तान, वो जो है अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान से भी जाहिर है वहां पे जो बेशुमार उनके वादे वही भी हुए, कमिटमेंट्स भी हुई, लेकिन उसके बावजूद वहां पे जो स्पेस मिली हुई है दहशतगर्द तंजीमों को, जिसमें टीटीपी भी शामिल है, बीएलए भी है, बहुत सारी और भी तंजीमें हैं, तो वो स्पेस जो है उन्होंने अभी तक वो खत्म नहीं की। और अभी भी वो वहां पे कोई सेफ हेवन्स हैं और वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। तो उसमें पाकिस्तान ने जो है हमारी पॉलिसी जो रही है उसमें हमने बायलैटरली भी दो तरफा जो ताल्लुकात है उसमें भी फिर जो है एक रीजनल अप्रोच भी इस्तेमाल की, क्योंकि इस रीजन के बहुत से और मुल्क जो है उनको भी खतरा है अफगानिस्तान से। मिसाल के तौर पर रूस है, चीन है, यही तंजीमें दहशतगर्द कार्रवाइयां वहां पे भी करती हैं। फिर ईरान है, ये सारे मुल्क ऐसे हैं जिनको भी वही से यही शिकायत है। तो उनके साथ मिलकर भी हमने जो है अफगानिस्तान को जाने की कोशिश की है, और फिर इंटरनेशनली भी यूनाइटेड नेशंस जो है उसके फोरम से जो है। लेकिन बहुत सारे जो कमिटमेंट्स हैं उसमें अभी चाइना में भी थी मीटिंग, ट्राइलेटरल फोरम है पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, उसमें फॉरेन मिनिस्टर्स थे तीनों मुल्कों के। उसमें भी तो बहुत ज्यादा जो है ये लगा कि जी शायद अफगानिस्तान जो है अब एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी पे चल पड़ा है, क्योंकि उन्होंने जो है ना ये कहा कि जी इसको हम बिल्कुल स्पेस खत्म करेंगे और हम अब उस पर आएंगे, जो इक्तिसादी ताउन है उस तरफ अब पूरा फोकस करेंगे। लेकिन उसके बावजूद फिर वो हुआ नहीं। अब इसमें पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है, देखिए एक नेशनल एक्शन प्लान तो बहुत पुराना है इसमें, और उसमें होलिस्टिक एक स्ट्रेटेजी थी जिसमें काइनेटिक ऑपरेशंस भी शामिल थे, जिसमें जो है ना फिर वो भी शामिल था कि किस तरह से हार्ट्स एंड माइंड्स जो है, क्योंकि ये बैटल जो है हार्ट्स एंड माइंड्स की भी तो है। ये सारे जो लोग गुमराह होके इन दहशतगर्द तंजीमों के जो है ना वहाँ पे ये कार्रवाइयाँ करते हैं, तो उनमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको समझाना भी है। अब जाहिर कुछ ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड तो ऐसा है कि उनको आप एलिमिनेट ही करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको आप चाहेंगे कि वो कौमी दायरे में वापस आ जाएं। फिर साथ ही साथ ये भी है कि जो उनको फंडिंग जाती है उसको भी आपने ड्राई करना है, वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो उनसी है उसको भी खत्म करना है। तो वो जो प्रोपेगेंडा करते हैं उसको भी जाहिर करना है। फिर दूसरे मुल्कों से जो उनको मदद मिलती है, जिसका मैंने भी जिक्र किया, उसको भी खत्म करना है। तो इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं इसके। तो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो उनसी है वो जो कि हमने बहुत अरसे से की भी है, लेकिन उसमें कुछ कमी भी जो है जाहिर है कि जब आप एक पॉलिसी जो है उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसकी कुछ कमजोरियां भी कई बार सामने आती हैं, जिसको आप साथ साथ आपको फिर उनको भी रेक्टिफाई करना होता है और इम्प्रूव भी करना होता है। तो मेरे ख्याल उसकी जरूरत है कि उसको दोबारा से रिव्यू किया जाए। हमने तो खैर जो थिंक टैंक एक जो मैं ऐड कर रहा हूँ, इसमें हमने जो है ना एक पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर वो जो है ना मुख्तस किया हुआ है, जिसमें कि इस पर रिसर्च भी होती है, तजावीज़ भी इस पे बनती हैं, पॉलिसी मेकर्स के लिए भी हम जो है ना पॉलिसी पेपर्स भी इसमें बनाते हैं। तो लेकिन इसमें और भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ठीक है।
पाकिस्तान। जैसा कि जौहर सलीम साहब, ये जो अफगान मुहाजिरीन की वापसी का जो एक फ़ैसला था, ये मेरे ख्याल से देर से किया गया, बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इस फैसले के साथ अगर आप लिंक करते हैं तो आपको लगता है कि इसके बाद भी ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इसमें ज़्यादा इजाफा हुआ? देखें, इस पे बिल्कुल हमने ये जो फैसला है और ज़ाहिर है हम्म उसके जो मुज़ाकरात हैं उस पे बल्कि हमने कई मुज़ाकरे भी किए हैं, कई डिस्कशन भी हुई हैं। हम्म तो उसमें उसके मुख्तलिफ पहलू सामने आए हैं। एक तो ये था कि कुछ मुहाजिरीन ऐसे भी थे जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो थी उनके ताने बाने कुछ उनके साथ भी मिलते थे, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे मुहाजिरीन भी थे कि जिनका उससे कोई ताल्लुक नहीं था। हम्म तो उनको तो जो है ना वापस इसलिए भेजा गया कि क्योंकि देखिए पाकिस्तान ऑलरेडी हमारा, हम कोई बहुत ज्यादा अमीर मुल्क तो है नहीं, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम्म और तो उसमें इतने ज्यादा लोगों को ऑफ कोर्स बाहर हमारी से। इकोनॉमी बहुत सफ़र कर रही थी और हमने बहुत बहुत बड़ा दिल करके, मेरे ख्याल से बड़ी मेहमान नवाजी की बहुत अरसा की। तो वो भी है। सो देखिए, किसी भी जो इस तरह के जो इश्यूज होते हैं उसमें फिर आपको देखने पड़ते हैं, उनके प्रोज भी उनके कॉन्स भी, हम्म और फिर देखना पड़ता है कि उनके शॉर्ट टर्म जो है ना क्या मुज़म्मरात हैं, रिपरकशंस क्या हैं, और लॉन्ग टर्म क्या हैं। हम्म तो जाहिर है इस पे एक बिल्कुल उस पर भी एक डिबेट थी। उसके फिर हिसाब से एक पॉलिसी बनी। और फिर ये जो पॉलिसीज होती हैं ये डायनामिक पॉलिसीज होती है ना, कोई स्टैटिक तो नहीं होती। सही पॉलिसी आप साथ साथ वक्त के साथ साथ उसको टेलर भी करते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके सही। हिसाब से। उस हिसाब से इसको देखने की जरूरत है। अच्छा सर, ये जो तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से ख़बरें जब गर्दिश करती हैं, गंडापुर साहब ने ख़ास तौर पे बड़ी दफ़ा कहा कि मैं जाके मुज़ाकरात करता हूँ। पहली बात है कि एक सूबे के वज़ीर आला मुज़ाकरात नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, ये उनका काम नहीं है। और विफाक की जानिब से उनकी इस तरह की बात पर हमेशा रद्द अमल भी आ जाता है, कुछ ना कुछ बता दिया जाता है, कुछ स्टेटमेंट आ जाती है, और मिनिस्टर्स इस बात पे बाकायदा बारहा इजहार कर चुके हैं कि गंडापुर साहब का काम नहीं है। अब ये जो महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुज़ाकरात तालिबान से अगर किए जाएँ, तो आपको लगता है कि उनसे मुज़ाकरात सूबाई लेवल से कोई कर सकता है, KP के साइड से? और अगर किए जाएँ तो ये किसी हद तक करामत साबित हो सकते हैं? फिर इसमें वफाक की पोजीशन आप कैसी देखते हैं, क्या किरदार अदा किया जा सकता है? देखिए, आईने पाकिस्तान ने जो है वो बहुत तफसील से जो है ना ये सारी चीजें जो सी हैं बयान कर दी हैं कि कौन सी चीजें हैं वो वफाक की जिम्मेदारी है, कौन सी सूबों की जिम्मेदारी है। तो उस हिसाब से आप अगर देखें तो जाहिर है इस तरह के जो मुज़ाकरात होते हैं वो स्टेट करती है, और वो जाहिर है लेवल पे ही होते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि फेडरल लेवल पे ही हो सकते हैं। ठीक तो है, उसमें तो बिल्कुल आइन बहुत वाज़ेह है उसमें। ठीक है, उसमें आइन बड़ा क्लियर है। ठीक है। अच्छा सर, ये आपको क्या लगता है कि जो अगर हम अपनी डिप्लोमेसी की बात करें कि जिस तरह अभी भारत ने जो एडवेंचर किया था उसके बाद जगहसाई का सामना करना पड़ा, उनका जो इंडियन मीडिया था वो बड़ा प्रोपेगेंडा करता रहा, और हम तो काफ़ी अरसे से बता रहे थे कि इंडियन मीडिया किस तरह खबरों को तोड़ मड़ोड़ कर अपने स्टाइल में पेश करता है, पिंक को रेड, रेड को मैरून करना बड़े अच्छे तरीके से जानता है। इस बार दुनिया ने खुद देखा कि इंडियन मीडिया ने किस तरह का किरदार अदा किया, ना कि संजीदगी का मुजाहरा किया, और हमने बड़े संजीदगी के साथ तमाम जो खबरें हैं उसको रिपोर्ट किया, और इंटरनेशनली पाकिस्तान के वकार में, पाकिस्तान के कद में इजाफा हुआ, और तनज़ुली का शिकार हुआ भारत, और भारत को शर्मिंदगी का, सुबकी का सामना करना पड़ा। सिफारती कामयाबी के हवाले से भी बात करें तो सिफारती कामयाबी का सेहरा भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिली, कामयाबी इनको नहीं मिली, बल्कि ये एक्सपोज हो गए। सिफारती सतह पर उस जंग के बाद अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की इज्जत में, वकार में इजाफा हुआ। तो अभी जो हमारी खित्ते की जोग्राफी हैसियत है उसके हिसाब से मैं अक्सर सवाल पूछती हूँ मेहमानों से, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पूछूंगी कि जो जोग्राफी हैसियत है हमारी खित्ते में, उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप साहब या अमेरिका को अगर हम देखें तो वो पाकिस्तान की तरफ अब इस टाइम पे झुकाव रखते हैं, और भारत के साथ ऑफ कोर्स उनका टेम्परेरी जो रिलेशनशिप है वो डिस्कस होता है, लेकिन ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं। तो उस पर तो मैं ये बात नहीं करूंगी कि उनके साथ ताल्लुक उनके ख़राब हो गए, वो वक्ती तौर पर होता है, फिर दोबारा बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि जो ममालिक अपने मुफादात पर चलते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में जब पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, चाइना के साथ ऑलरेडी हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं, अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए पाकिस्तान एक उम्मीद हो सकता है अमेरिका की नज़र में, तो आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? हम इस टाइम पे माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक सिचुएशन में है, इसका फ़ायदा हम अच्छे तरीके से कैसे उठा सकते हैं? जी देखें, बिल्कुल इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो खैर आपने सही कहा कि उनके मौक़िफ़ को इस बार पजीराई नहीं मिली। एक जो एजेंडा वो करते हैं और हमेशा बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो इस बार भी हिंदुस्तान ने यही कोशिश की, लेकिन इस बार उनको कुछ नाकामी का सामना करना पड़ा।
और बहुत से मुल्कों ने ये कहा कि जी आपने एक इल्जाम तो लगाया लेकिन उसका कोई सबूत तो दिया नहीं है, और फिर उसके बाद आपने एक हमला भी कर दिया सिर्फ इल्जाम लगाने के बाद। तो बिल्कुल वो फिर उसके बाद जब खुसूसन उन्होंने वो हरकत की जहाँ पे उन्होंने इंडस वाटर्स ट्रीटी या सिंतास मुआहदा जो है उसको कहा कि जी हम उसको इंडिपेंडेंस रख रहे हैं, तो दुनिया ने उसको भी बहुत नापसंदीदगी से देखा। अब जाहिर है कि वो एक इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन भी थी, एक ऐसा इकदाम था जो कि अग्रेशन में आता है, जो कि खामखा एक हॉस्टाइल सिचुएशन पैदा करता है। तो इस सारी चीज को बिल्कुल पसंद नहीं किया गया। उसके बाद जो उन्होंने डिप्लोमेटिक ऑफेंस लॉन्च किया, 40 से ज्यादा लोगों का डेलीगेशन बनाया और उसमें शशि थरूर जो एक नामी ग्रामी जो है ऑडिटर है उसको उसका हेड बनाया। तो उसके बावजूद भी कि हकायक ज़ाहिर है जब उनके साथ नहीं थे तो सिर्फ लफाजी से काम तो नहीं चलता, तो वो कोई इतना ज्यादा कामयाब नहीं हुए। अब इसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जिस तरह तायद मिली है और पाकिस्तान को का एक डिप्लोमेटिक प्रोफाइल जो है बढ़ा है इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, तो वो पाकिस्तान के लिए जाहिर है कि एक बिल्कुल एक हमारे लिए बून है, एक बहुत ही खुशाइन चीज़ है और हमें इससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि इस मौके से, और आपने ये भी ठीक कहा कि देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप उस पर ये रिलाय नहीं कर सकते कि अब ये ऐसे ही चलेगा। अगर हिंदुस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात जो उनसे हैं उसमें इस वक्त जो है कुछ इरिटेंट्स आए हैं, कुछ मसाइल आए हैं, तो ऐसे ही चलेंगे क्योंकि उसके फंडामेंटल्स जो हैं वो तो मुख्तलिफ हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें इस मौके से पूरा फायदा उठाना चाहिए। इस मौके इस वक्त जो हमारी पोजीशन है और इस वक्त जो अमेरिका की भी हमारी तरफ जो जिस किस्म की पॉलिसी है और जिस तरह का पोस्चर है, तो और बाकी मुल्कों का भी, उसमें हमें कोशिश ये करनी चाहिए पूरी की जो अपनी एक तो खैर देखें जो हमारे कोर इंटरेस्ट हैं और उस जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट है उसको ज़्यादा हाईलाइट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी जौहर सलीम साहब वक्त के लिए। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं। चिश्ती साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। चिश्ती साहब मैं बात कर रही हूँ कि जो बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उस हवाले से मैं बात कर रही हूँ। जनरल जाहिद महमूद साहब, जौहर सलीम साहब ब्रेक से पहले शामिल गुफ्तगू थे। अब आपकी तरफ मैं ये सवाल लेकर आ रही हूँ कि जो अभी हाल ही में जो वॉर में इंडिया को बड़ी पिस्पाई का सामना करना पड़ा, तनज़ुली का शिकार हुआ ये हर जगह पर। अगर हम देखें मतलब वॉर स्ट्रैटेजी इनकी ना होने के बराबर थी और इसके साथ साथ सिफारती सतह पे भी इनको सुबकी का सामना करना पड़ा, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और उन दिनों में आप भी काफ़ी ज़्यादा मेरे प्रोग्राम में भी शिरकत करते रहे, बाकी प्रोग्राम्स में भी आप आते रहे, आगाह करते रहे। तो सर आपको लगता है कि उसके बाद से इंडिया जो है उसने इस बात को अपनी इज़्ज़त नफ्स पर एक बहुत बड़ा अटैक समझ लिया है और ये वाक़यात मज़ीद बढ़ना शुरू हो गए हैं? क्योंकि वाक़यात होते हैं, अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि भारत और अफगानिस्तान वादे के ताने बाने जुड़ते हैं, और जो भारत की जो प्रॉक्सी वॉर है खासतौर पे, इसका आपको क्या लगता है कि ये खात्मा कैसे मुमकिन हो सकता है? बहुत शुक्रिया फिजा मुझे बुलाने का, और आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये आज की बात नहीं है, ये उस वक्त की बात है जब जंग खत्म हुई थी। और उसके बाद भी आपने नोट किया होगा, और मैंने भी आपके चैनल में भी बात की थी जब आपने कहा था कि वे फॉरवर्ड क्या है, तो मुझे अच्छी तरह याद है मैंने कहा था कि इनके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय प्रॉक्सी वॉर करने के शुरू, और ये इसी तरफ लेके जाएंगे क्योंकि इनके पास ऑप्शन कोई नहीं बची। फ्रंट पे आप हवा में मुकाबला नहीं कर सके, जमीन पर आप आए नहीं, समुद्रों में आपने हिम्मत नहीं की, तो फिर क्या हुआ? जो हवा में हुआ वो उसकी एम्बेरसमेंट। आपने कुछ तो कौम को बताना है ना कि हम बहुत पावरफुल हैं, हम ये जहाज ले रहे हैं, हम ये टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, हम सब कुछ ले रहे हैं। तो अब प्रॉक्सी वॉर के अलावा इनके पास ऑप्शन कोई नहीं थी। नॉट कि मैं इसको फोर्स ही कर रहा था, बट कॉमन सेंस थी कि इनके पास फ्रंट पे आने के लिए नहीं है। तो इन्होंने वही स्लीपर सेल्स जो इन्होंने कायम किए हुए इतने सालों में, अशरफ गनी और इससे पहले तालिबान से पहले की जो हुकूमत थी उस वक्त भी आपको याद होगा, इन्होंने उधर बड़े डैम बनाए थे, बड़ी रोड हाईवे नेटवर्क बनाए थे, हॉस्पिटल बनाए थे। यही प्राइम मिनिस्टर मोदी थे जिन्होंने ये किया था। तो जाहिर है वो फिर कैश ऑन करते हैं, जब ऐसा मौका आता है तो उनको सिंपथाइजर्स को कहते हैं कि आप उधर से फ्यूल अप करें। और ऑब्वियसली हमारे लिए ये नुकसानदेह है, हम 2 फ्रंट या 3 फ्रंट लड़ना नहीं चाहते। ईरान का गवर्नमेंट लेवल पे चाहे हमारी बहुत दोस्ती है, बट आपने देखा वहाँ भी ट्रबल सम है। बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान का भी ज़्यादा ट्रबल हो गई है अब रिसेंटली, और इंडिया के साथ तो आपने देखी है। तो 3 फ्रंट हम ना लड़ना चाहते हैं, ना हमारी ख्वाहिश है, ना हमारा कोई डिज़ाइन है। लेकिन बदकिस्मती से जब तक ये आयरन हैंड से नहीं करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। वो अगर हम बात करेंगे बाद में कि इसका सोल्यूशन क्या है, बट ये एक्सपेक्टेड था कि वो प्रॉक्सी और अपने स्लीपर सेल्स को उठाएंगे और ये दहशतगर्दी करेंगे, ताकि एक एलिमेंट ऑफ डिस्कम्फर्ट या एक लोगों के अंदर जो यूनिटी है
आर्म फोर्सेस और लोगों के दरमियान उसको ब्रीच किया जाए और कहा जाए कि देखें जी आपने जंग थोड़ी जीती, आप तो अभी भी आप मैनेज नहीं कर पा रहे सिचुएशन। अच्छा सर, ये जो दहशतगर्दों की तरफ से जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, चिश्ती साहब मैं ज़रा चाहती हूँ कि आप नाजरीन को ज़रा आसान अल्फाज में समझाइएगा, ये जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और इसका हल कैसे हम निकाल सकते हैं, ये जो ड्रोन अटैक्स ये करते हैं। देखिए फिजा, आमतौर पर जो मिलिट्री हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां होती हैं जो मिलिट्री वर्जन बनाती हैं, उनके दरमियान एक एथिकल एग्रीमेंट होता है। जैसे फाइटर जहाज बनाने वाली हैं, ड्रोन्स बनाने वाली हैं, मिसाइल्स बनाने वाली हैं, सरफेस टू एयर कोई और रेडार बनाती हैं, कुछ भी होता है तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप टेररिज्म के हाथ में नहीं जाने देंगे। अब हुआ ये है बदकिस्मती से कि जिस तरीके से अमेरिका ने इमरजेंसी में इवैक्यूएट किया है अफगानिस्तान से, और बहुत ज़्यादा सिर्फ वो बंदे तो अपने ले गए, ह्यूमन रिसोर्स को उन्होंने उठा लिया, जहाज बड़े बड़े जहाज भेज के C-17 और दूसरे, लेकिन वो अपना इक्विपमेंट और वेपन्स और इस तरह की जो डिस्ट्रक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो पीछे छोड़ गए और वो इनके हाथ में आ गई। अब ये जो ड्रोन है ये कई तरह का होता है। एक ड्रोन बड़ा सिंपल होता है जो कमर्शियली यूज होता है, इवेंट्स पे यूज होता है, रिक्रिएशन के लिए और मीडिया, सोशल मीडिया यूज करता है। लेकिन इसकी एडवांस वर्जन ये होती है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होती हैं जो ऑब्वियसली पाक फिजाइया के पास भी हैं, जो ज़ाहिर वेपन भी कैरी करते हैं, वो आर्म्ड होते हैं और वो ना सिर्फ रिकॉनेसेंस करते हैं, वक्त आने पर वो नीचे ज़मीन पर टारगेट भी कर सकते हैं। और उसका एडवांटेज ये होता है कि वो बहुत घंटे तक 30-40 घंटे उड़ता रहता है, साइलेंट होता है, उसके इंजन की आवाज़ ही नहीं आती क्योंकि प्रोपेलर वाला इंजन होता है। तो ये मिलिट्री वर्जन है, ये कुछ शायद उनके हाथ में सेमी मिलिट्री शायद पहुंची होगी जिससे वो एक फोर्स ही कर लेते हैं, ट्रैक कर सकते हैं ट्रूप्स हमारे कहाँ हैं, उनकी ग्राउंड लोकेशन क्या है। और वो जाहिर है जब तक आप अफगानिस्तान गवर्नमेंट को फॉर्मली इंगेज करके एक जॉइंट ऑपरेशन करें, अगर उनकी कैपेसिटी है तो वो करें। मुझे लेस लाइकली लगता है कि उनकी कैपेसिटी हो, तो मुझे लगता है कि फिर हमें खुद इंगेज करके बट विद कोलैबोरेशन करना पड़ेगा ताकि हम इस बॉर्डर पर एक नई एस्केलेशन ना पैदा करें। ठीक है। अच्छा, जिस तरह अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उन पे स्ट्राइक्स की जा सकती हैं, जिस तरह इसराइल स्ट्राइक्स करता है, इस हवाले से अक्सर लोग बात करते हैं। मैंने कहा चलें आपसे आज जानते हैं कि ये प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है। देखिए फिजा, एक होती है कैपेबिलिटी और एक होता है एनेबलिंग एनवायरनमेंट। कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि आया हमारी एयरफोर्स का पास कैपेबिलिटी है, वो तो एब्सोल्युटली बहुत है। ज़्यादा है, मोर देन 100%। मोर देन आपने 10 मई को देख लिया हिंदुस्तान के साथ जब कुछ हुआ था, वो कैपेबिलिटी का इजहार था बुनियादी तौर एग्जैक्टली। पर। अब आपका अगला सवाल जो इसको मैंने कहा कि नेबलिंग एनवायरनमेंट, नेबलिंग एनवायरनमेंट का मतलब है कि हम आया ले जाना चाहेंगे आया उस कि हम ये उस करना चाहते हैं कि नहीं। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली हम पीसफुल रहना चाहते हैं, हम बहुत एक और प्यारी फ्रंट बात। नहीं करना चाहते हैं। इंडिया चाहेगा डेफिनेटली कि हम इस ट्रैप में जाएं। बाय द वे, एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी मैं फोर्स ही करता हूं, इंडिया खुश होगा सॉरी कि अगर जिस मैं आपकी बात को काट रही हूँ, इंटरप्ट कर रही हूँ, कि हम कितनी बार इनको वार्निंग देंगे ना, हम बड़ी दफा इनको वार्निंग दे चुके हैं। देखिए फिजा, अभी सिर्फ वार्निंग से नहीं काम बनता, हमें एंगेज भी करना पड़ेगा। और वो कैसे करना पड़ेगा? हमारे साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट कोई काम नहीं आई। देखिए आपने नोट किया होगा कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके चाइना से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मिडल ईस्ट में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, खासतौर पर यूएई और सऊदी अरब। हमें, मुझे लगता है, एक मल्टीलैटरल एक कॉन्फ्रेंस या एक मीटिंग करनी पड़ेगी, जिसका ये मेरा मानना ये है कि बैठकर एक गारंटियर्स होने चाहिए ठीक है। और फिर कॉन्सिक्वेंशियल प्राइस होनी चाहिए। दैट कॉन्सिक्वेंशियल प्राइस मैं किसको कह रहा हूं? जिसका मतलब ये है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमें फिर इजाजत दें कि हम टेक ऑन करें। और वो हमें जो गारंटियर्स होंगे या दोस्त हमारे ममालिक होंगे वो एक कॉन्सेंट लेकर दें अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का, जो ये माने कि हम ना कर पाए तो आप खुद कर लेना। जिसका मतलब ये होगा कि हम हायर मॉरल ग्राउंड पर होंगे। देखिए ऐसी चीजें हायर मॉरल ग्राउंड पर तो की जा सकती हैं, जब आप अपनी मर्जी से करते हैं, यूनिलैटरल करते हैं, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं कि इंडिया के पास एक और मॉरल जस्टिफिकेशन हो जाएगी उनको ट्रिगर करने की, अफगानिस्तान के तालिबान को, कि आपकी सॉवरेनिटी ब्रीच हुई है, अब आपके जायज हैं सारे हमले पाकिस्तान की आर्मी पर भी और पाकिस्तान की एयरफोर्स पर भी या किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी। तो वो एक एथिकल असेंडेंसी मिल जाती है ऐसी करने से। तो मेरा ख्याल है करना जरूर चाहिए, ठीक लेकिन है। एक गारंटियर पूरी एफर्ट कर लेनी चाहिए सिंसियर, और अगर वो ना माने तो फिर जैसे मैंने कहा एक कॉन्सिक्वेंशियल एग्रीमेंट होना ठीक है। चाहिए कि अगर हम ना पहुंच सके तो हमें ये लिबर्टी मिलनी चाहिए। अगर वो मिल जाए तो आई थिंक विल बी ऑन अ प्लस ग्राउंड। ठीक है जी, खालिद चिश्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, सेम टाइम सेम चैनल के। ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।